YS न्यूज और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से मिलते हैं और करते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज ऐसे ही हमारे साथ एक राजनीतिक यूपी से एक बड़ी राजनीतिक हस्ती हमारे साथ है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रथम बार विधायक बने राष्ट्रीय लोकदल से 1991 में, 1996 में फिर विधायक बने समाजवादी पार्टी से और अब तक लगातार 6 बार विधायक बन चुके हैं। मौजूदा में भी इस समय वर्तमान में विधायक हैं। एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। 2003 में राज्य मंत्री बने सपा सरकार में और 2012 में जब सरकार बनी सपा की तो उसमें भी कैबिनेट मंत्री बने। माध्यमिक शिक्षा विभाग, मत्स्य विभाग, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग भी रहा इन पर। इस समय वर्तमान में उप नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती हैं। अगर परिवार की बात करें तो तकरीबन 50 साल से अधिक राजनीतिक सफर रहा है परिवार का, जिसमें इनके दादा चेयरमैन रहे नगर पालिका संभल के, पिताजी 3 बार विधायक रहे संभल विधानसभा से और 3 बार तकरीबन संभल नगर पालिका के चेयरमैन रहे। तो आज ऐसी ही हस्ती हमारे साथ है। हमारे साथ हैं श्रीमान नवाब इकबाल महमूद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं, आपका चैनल जो है उसकी हमने बहुत तारीफ सुनी है और लोगों में चर्चा रहती है उसकी। आपका इंतजार था हमें, आप आ गए, अच्छा लगा आप आ गए। शुक्रिया सर। सर, हमारा जो मेन मोटिव है इस प्रोग्राम का वो है जनता के सवाल। तो सर, मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे है, वर्तमान में आप सब विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध एक राजनीतिक हस्ती हैं सर आप। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, पहले संभल को लेकर, चूँकि आप विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो संभल में अब आप किन मुद्दों को लेकर और क्या विकास कार्य, क्योंकि हमने देखा काफ़ी विकास कार्य आपके द्वारा बात करें संभल में तो हुए हैं, तो सर किन चीज़ों को लेकर आप आ रहे हैं? संभल हमारा बहुत ही ऐतिहासिक शहर रहा है। एक ज़माने में पृथ्वीराज चौहान की ये राजधानी रहा। जी। मगर विकास इससे कोसों दूर था। वजह थी इसकी कि संभल में जब भी कोई विधायक चुना गया या MP चुना गया तो वो विपक्ष का चुना गया। जी। सत्ता पक्ष का विधायक कोई भी नहीं बना, जिसकी वजह से संभल का प्रगति नहीं हो पाई। सत्ता पक्ष की नज़र संभल शहर पर नहीं पड़ी, इस वजह से विकास में हम लोग पीछे रहे। अब सरकार पीछे आई हमारी 2012 में, तो हमसे जितना भी हो सका यहाँ पर हमने महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खुलवाया, बनवाया। जी। साइंस के बच्चे जो पढ़ने वाले थे, बच्ची जो पढ़ने वाली थी, वो समझ से बाहर जाया करती थी पढ़ने के लिए, वो यहीं पढ़ रही हैं, इधर नहीं है। अस्पताल की हालत बड़ी ख़राब थी। अस्पताल हमने बिल्कुल एकदम मॉडर्न तरीके से बनवाया। सड़कें इतनी ख़राब थी कि यहाँ से जाने में ही आदमी सड़क पे चलता था, साइकिल पे जाता था, तो उधर से कोई कार भी आ गई तो उसको नीचे उतरना पड़ता था। हमारी सरकार आई तो हमने सारी सड़कें जो संभल को जोड़ती हैं, जैसे जोया रोड है, संभल जोया रोड है, संभल हसनपुर रोड है, संभल गंवा रोड है, संभल बहजोई रोड है, संभल चंदूसी रोड है, संभल मुरादाबाद रोड है, इन सब की हालत बड़ी ख़राब थी। इन सबको हमने चौड़ा कराया, 4 लेन बनवाया, संभल मुरादाबाद 4 लेन बनवाया, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था इस 5 साल। मगर हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल बाद हो गए। 5 साल के अंदर हम क्या कर सकते थे? जितने भी कर सकते थे वो अभी बहुत कम है। जी। आगे भी हमारी योजनाएं हैं। संभल के अंदर मेडिकल कॉलेज खोला जाए, संभल में अच्छे स्कूल्स खोले जाएँ, संभल में रोडवेज का डिपो खोला जाए, बस स्टैंड खोला जाए और जितने भी विभाग हैं, अच्छे विभाग वो संभल में आए और संभल की तरक्की। एक सर, मुराबाद मंडल में, चूँकि मुराबाद मंडल में संभल भी आता है, तो मुराबाद मंडल में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो विधायक हैं वो सपा के ही हैं। अब इन आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, मुराबाद मंडल जो है ये समाजवादी पार्टी का बोला जाता है। जी। और यहाँ जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से ही यहाँ पर वोटर जो है वो सब समाजवादी पार्टी से।
से जुड़ा हुआ है, तब से अब तक यहाँ पर बराबर समाजवादी पार्टी के चेयरमैन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, MP रहे हैं, मेयर रहे हैं, सब रहे हैं। तो समाजवादी ने कुछ किया है, कुछ करा है जी और सब अटैचमेंट है हमारा उससे, कुछ होता है। और आगे हमने उसने हमारे मंडल को आगे बढ़ाया, हम समाजवादी को आगे बढ़ाया। एक क्वेश्चन और है सर, मेरा है प्रदेश को लेकर। चुनाव हैं, निकट ही हैं चुनाव 2022 के। समाजवादी पार्टी किन किन पार्टियों से गठबंधन कर रही है या करेगी? मेनली ये सवाल तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछने का था। जी जी जी। मगर जहाँ तक मेरी मालूमात है उसमें RLD राष्ट्रीय लोकदल जी जी और महान दल का से चला है। और ये अभी तक ये 3 सीटें 3 हैं और भी लोग बहुत सारे उत्सुक हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व क्या तय करता है, क्या तो आगे वाले समय बताएं। सर, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी जो पार्टी है 350 से ज़्यादा सीटें जीत रही है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, आपने 350 है, वो तो 400 सीटों को कहते हैं। 400 जी 400 कहते हैं, 400 सीटें। 400 जीत रहे हैं। प्रदेश के अंदर हालात ही ऐसे बन गए। जी जी जब से ये भाजपा की सरकार आई है, इस सरकार ने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। नहीं किया। प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कश्मीर, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये चीज़ों से कोई विकास हो रहा? ये सब चीज़ें इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम में लाके खड़ी कर। सर, कोरोना टाइम जब में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर आई है 2014 से, तो अब आप बताइए, हिंदुस्तान में ही लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है। अरे भाई, हिंदू खतरे में कैसे बोलो? हमारा भाई है, हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, हमारा हमदर्द है, हम उसके गम में शरीक, वो हमारे गम में शरीक। मगर जब से भाजपा आई है तो डर और खौफ की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान को बांट कर राजनीति करना चाहती है। लोग अब समझ गए हैं, अब लोग विकास की तरफ देख रहे हैं, हर आदमी परेशान है। और इस कोरोना काल के अंदर तो और बुरा हाल हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, छोटे छोटे बच्चे करोड़ पड़े जी जी हैं, बड़े बड़े वर्चुअल कुछ नहीं, सब चीज़ें ठप हो पड़ी। किसान परेशान, जो रीढ़ की हड्डी है इस देश की, इकोनॉमिकली वीक हो गया हमारा देश इनके कारण। अब जिससे कि आप वोट से सत्ता में पहुंच गए किसानों के, वो किसान आज आपके दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है, आपको इतनी फुर्सत नहीं जाके उनसे बात कर लो। तराई मची पड़ी है। इसी बिना पे हमारा नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा सर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब के बाद 400 पार। 400 जी। अच्छा सर, विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सपा मुस्लिमों और यादवों की पार्टी है, क्योंकि जब सरकार आती है तो ज़्यादा जो भी कुछ होता है वो मुसलमानों और यादवों के लिए होता है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। जी जी। और प्रोपेगेंडे में तो आपको मालूम है कि बीजेपी माहिर है। इसने तो दिन में गणेश जी को दूध पिला दिया, झूठ की इंतहा कर। प्रधानमंत्री का कोई भी ऐसा भाषण नहीं होता जिसके अंदर वो झूठ न बोलते। तो ये है, मगर बात यह है कि समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से वो, देखिए भाजपा है तो उसका मेन वोटर कहलाता है बनिया, बसपा है उसका मेन वोटर कहलाता है जाटव है। तो समाजवादी पार्टी के अंदर यादव और मुसलमान हैं पहले से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा बेस वोट है। मगर हम सबका आदर, सबका सम्मान और सबके सहयोग से ही पार्टी बनती है। किसी एक बिरादरी से, दो बिरादरी से सरकार नहीं बन सकती, पार्टी बन सकती है। हमें सबका सहयोग मिला है, हमने सभी का विकास किया है। सर, आपकी पार्टी ब्राह्मणों को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही है, जिसमें अभी कई कार्यक्रम भी ब्राह्मणों को लेकर हुए, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली ब्राह्मण वोट जो था वो कांग्रेस का था जी, मगर धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर पड़ती चली गई और भाजपा के झूठे प्रचार में आकर हमारा ब्राह्मण वोट जो है वो उसकी तरफ चला गया था। और वहाँ रहकर उसने देख लिया कि ये भी हमारे अच्छे साथी, अच्छे हमदर्द नहीं है, इसलिए इस वक्त भटक रहा है वो।
वो भटक रहा है, उसका अभी फैसला नहीं हुआ है। भाजपा से नफरत है उसके अंदर, कांग्रेस में दम नहीं है। अब उसको देखना ये है कि समाजवादी की तरफ को जाऊँ या बसपा की तरफ को जाऊँ। बसपा जो है वो जैसी राजनीति करती है, मेरे ख्याल में वो हमारे पंडित भाइयों को वो पसंद नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि राम मांगोड़ जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा, हमारी तरफ आएगा। हमारी सरकार में तो 8-9 मंत्री रहे पंडित लोग। जी जी जी। तो उन्हें मालूम है सबको, कोई हम भेदभाव नहीं करते। हम उनकी एक समझदार कौम है, एक पढ़ी लिखी कौम है और एक जागरूक कौम है। वो समझती है कौन सही है और उसने अपने मन में तय कर लिया है कि समाजवादी को साथ जाएंगे, मगर उसका ऐलान वो अभी नहीं कर रहे हैं। थोड़े दिन के बाद में इलेक्शन में आने तक वो कर देंगे। जी जी। सर आपने अभी कांग्रेस का नाम लिया, तो मैं कांग्रेस के ही पूछ रहा हूँ कुछ। पिछली अभी जो चुनाव हुए लोकसभा चुनाव, तो उसमें सर आपकी पार्टी ने कांग्रेस से अलायंस किया था। उसमें अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने मिलकर सभाएं भी की। तो अब कांग्रेस को लेकर भी कुछ अलायंस का है? इस बार तो बहुजन समाज से था हमारा पार्लियामेंट में। जी उससे पहले की बात सर, विधान। तो उसमें तजर्बे अच्छे नहीं रहे दोनों। जी जी। दोनों के साथ तजर्बे अच्छे नहीं रहे। जी जी जी। इसलिए हमने सोचा, हमारी पार्टी ने सोचा कि छोटे छोटे दलों से मिलकर हम चुनाव सर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए YAS न्यूज। YAS Education present computer IT education, software and hardware courses, programming languages, advanced accounting, समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन, टेबल मैनर व इंटरव्यू को लेकर स्पेशल सेशंस। आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज। पिछले 15 वर्षों से लगातार कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। तो आज ही ज्वाइन कीजिए YIS एजुकेशन, पता स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हस्ती श्रीमान नवाब इकबाल महमूद जी। सर आपका एक बार फिर स्वागत है। सर हमारा एक क्वेश्चन और है, मेरा का सर क्वेश्चन है किसान आंदोलन को लेकर। किसान पिछले कई महीनों से सर आंदोलित हैं, लेकिन अभी तक जो डिसीजन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है उनके प्रति। क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, हमारे प्रदेश का नहीं बल्कि देश का किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पिछले 9 महीने से बैठा जी, और ये सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, उनका दर्द सुनने को तैयार। उनके सामने अंबानी और अंडानी, देश के मालदार लोग हैं वो एक तरफ हैं और किसान एक तरफ। तो किसान पीछे छोड़ दिया इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, और उन अंबानी और अंडानी को आगे कर दिया। तकरीबन 800 साढ़े 800 हमारे किसान भाइयों का शहीद हो गए हैं। देश में न मालूम कितने लोग मरे हैं और इन्होंने अपने कंडोलेंस की है, मगर अफसोस कि उन्होंने किसानों के मरने पर भी अपने दुख का को नहीं जताया। किसान आंदोलित हैं और इस कदर परेशान हैं, इस कदर दुखी हैं कि बहुत से घर तो मौत के कगार पे। उनकी मांगें, उनका जो ये कानून है, जब 1.5 साल के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को स्थगित कर दिया है, तो ये 5 साल के लिए स्थगित कर देते, 2 साल के लिए स्थगित करके ख़त्म करके इनसे बात करते, फिर दोबारा कर लेते। अरे किसानों ने, इन लोगों ने, हमारे ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के जो हमारे जाट भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, इन लोगों ने सबने मिलकर भाजपा को आगे बढ़ाया था। जी, अगर देखा जाए तो वो वोट बैंक बीजेपी का वोट बैंक कहलाता है। अब इन्हीं लोगों की जब आदमी वो फिक्र नहीं कर रहे, तो आम आदमी की क्या फिक्र करें? हम
किसानों के साथ हैं, उनके दुख के साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। उनकी जो मांगें जो प्रदेश से संबंधित होंगी हम उसको पूरा करेंगे, जो केंद्र से संबंधित होगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे। अच्छा सर, जहाँ तक मामला है कैबिनेट मतलब कि केंद्र सरकार का, तो उसमें कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो स्पेशली किसानों के लिए सरकार है, किसानों की भलाई के लिए, किसानों के लिए जो उनका 1.5 मतलब कि दुगना उनको फ़ायदा होगा वगैरह वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे? आप देख लीजिए, आप तो अपने चैनल के अलावा और चैनल्स भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे, क्या हाल किया हरियाणा के अंदर। वहाँ का जो है मजिस्ट्रेट आदेश दे रहा है कि टांगें तोड़ दो, मुंह तोड़ दो इनकी, किसानों की। जी जी। वहाँ ये हाल हो रहा है। किसान इस कदर पिट रहा है, इतना पिट रहा है कि अब वो इस सरकार से तंग आ गया है और वो इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगली देखिए क्या हुआ बिहार में, बंगाल में। जी जी जी। बिहार के बाद बंगाल में। जी जी। बंगाल में ये किसान नेता चले गए, सरकार बदल दी। जी जी। बीजेपी की सारी सरकार तो उनकी थी, ममता की थी, मगर बीजेपी का एक गांव स्तर का कार्यकर्ता से लेके और प्रधानमंत्री तक वहाँ पहुँच गए ममता की मुखालफत में। और मगर जब ये हमारे किसान आंदोलन के नेता लोग वहाँ पहुँचे तो हम सीन बिगड़ गया, तो हम बीजेपी को भागना भारी पड़ गया हूँ। क्या किसान आंदोलन का प्रभाव विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, पढ़ना तो चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत से साथी जो भारतीय जनता पार्टी में विधायक हैं वो हमसे अक्सर रोते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा भविष्य अंधकार में आ गया। जो हमारे वेस्ट के जो साथी विधायक हैं हमारे, जो भाजपा के हैं, ये हमारी बातें उनसे हो जाती, बातें तो होती ही हैं एक दूसरे। जी जी। तो वो खुद कहते हैं कि जब से ये आंदोलन हुआ है तो हमारा जो है वो बिल्कुल सत्यानाश हो गया और अब हमारी वेस्टर्न यूपी के में जो हालत हमारी, पहले हम 100 के करीब सीटें जीते थे, अब इतनी ही हम हार जाएंगे। कल एक किसान नेता हैं सर, वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर। अगर विधानसभा चुनाव अगर असर पड़ता तो अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, हर जगह जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का चुना गया है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जो चुनाव हुए जी जी पंचायत के, उस पंचायत चुनाव में जनता ने अपना विरोध जताया और उनके कैंडिडेटों को हराया, अपोजिशन के मेंबर्स जीते। जी जी। अब मेंबर्स को चुनना था चेयरमैन। जी जी। अब सरकार इनकी, डंडा इनका, पुलिस इनकी, जिलाधिकारी इनका डंडे के बल के ऊपर, आपने देखा नहीं क्या हुआ, हमारी महिलाओं का चीरहरण हो गया, साड़ियाँ तक खींची गई इन्होंने। हमारे स्पीकर से, पूर्व स्पीकर हमारे विधानसभा के, उनकी पत्नी को नॉमिनेशन नहीं होने दिया, छीन लिए, पेपर्स छीन लिए। इस तरह की गुंडागर्दी हुई है वहाँ पर। तो इस गुंडागर्दी के अंदर उन्होंने अपने अध्यक्ष बनवा लिए, वरना अगर फेयर इलेक्शन होता तो नतीजा तो बिल्कुल उसके खिलाफ ही आता। जी। और अब बता देगा ये आ रहा है इलेक्शन। जी जी, चुनाव आ रहा है, ये चुनाव आ रहा है, ऐसे बता देगी जनता किधर है। जी जी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और है, मेरा राजनीति से संबंधित है। यूपी में असुद्दीन ओवैसी के सर AMIM के अध्यक्ष हैं, वो यूपी में 403 विधानसभाओं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम पूरी विधानसभाओं से यूपी में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इस चुनाव का असर आप, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है, उनको आपकी पार्टी, क्योंकि आपकी पार्टी ज़्यादातर मुस्लिम मतलब कि वोट बैंक है मुस्लिम, ऐसा तो नहीं है सर उनके आने से मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगी समाजवादी पार्टी के? मैं आपकी जानकारी में थोड़ा सा जानकारी बढ़ा दूँ। जी जी। 403 पर नहीं कर रहे हैं। जी जी। उन्होंने 100 के लिए कहा है सर। उनके जो 100 के लिए उनके जो साथ की जो अलायंस पार्टियां हैं, वो राजभर जी उनके साथ में मिला के उन्होंने अपनी 100 कहा है। जी जी जी। और 100 भी उन्होंने टारगेट किए हैं वो सीटें जहाँ मुस्लिम बहुल है। तो उसमें सीधे सीधा सर नुकसान समाजवादी को होगा? ये तो वक्त बताएगा। जी जी जी। मगर समाजवादी पार्टी से हमारे समाज जो है जुड़ा हुआ है। जी जी जी। और अब पीछे जो चुनाव हुए बिहार का और बंगाल का, जी जी, बिहार चुनाव के ऊपर
पूरे देश की जनता की नज़र थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ पर अपने कैंडिडेट खड़े किए। जी जी। उनके मुस्लिम ही कैंडिडेट थे। 4 या 5 उनके MLA बने। जी जी। और तकरीबन 25-30 के ऊपर उन्होंने हराने का काम किया। जी जी। कांग्रेस को, राष्ट्रीय जनता दल को, इन्हें हराने का काम किया। मुसलमान वोट बढ़ गया वहाँ पर। जी जी। तो नतीजा ये हुआ कि बीजेपी समर्थित सरकार बन गई वहाँ पर। जी जी। उसके बाद चुनाव हुआ बंगाल में। जी। वहाँ जब चुनाव हुआ तो इन्होंने वहाँ पे भी अपने कैंडिडेट खड़े किए। जी जी। वहाँ की जनता समझ गई कि बिहार में ये हुआ, अब यहाँ पे ना हो जाए कहीं। जी जी। तो उनकी समझ में आ गई, इनके कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, जमानतें जब्त हो गई और ममता बनर्जी की सरकार बन गई। ये देश दिखता, मुसलमान नहीं, हर वोटर देख रहा था। जी जी। तो यूपी में भी ऐसा ही होगा कुछ? तो ये हमारा मुसलमान समझ गया है। जी जी। कि ये सब जो भी कुछ कर रहे हैं ये भाजपा के इशारे पे कर रहे हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो इशारे पे कर रहे हैं। जी जी। और वो जहाँ भी खड़ा करते हैं वो मुसलमान एरिया में क्यों खड़ा करते हैं? जी जी। मुस्लिम एरिया में क्यों, सभी जगह क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उन्होंने नाम उनकी पार्टी का है इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मुसलमानों की इत्तेहाद, तो गैर मुस्लिम तो है ही नहीं उसके अंदर। जी। तो जब गैर मुस्लिम नहीं है तो सरकार तुम कैसे बना लोगे? तुम क्या कर लोगे यहाँ पर आकर? अरे भाई, आप अपना हैदराबाद के रहने वाले हैं। जी जी। आप वहाँ पर कितनी सीटें हैं वहाँ पर उस प्रदेश के अंदर? आप केवल और केवल 7 सीट लड़ाते खड़ा करते हैं और वहाँ से खड़े करते हैं 7 वो होती हैं जहाँ से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जी जी। आप वहाँ पर क्यों नहीं करते? अगर अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी या मायावती जी दूसरे प्रदेश में जाती हैं तो उन्हें मालूम तो है कि इनका यहाँ पर शासन रहा है। जी जी। तो उससे तुलना करेंगे कि भाई वहाँ पे इन्होंने ये तरक्की कराई, इसने ये भी क्या कराएंगे, इन्हें वोट दे। इन्होंने क्या कराया? जी। इन्होंने सिवाय मुसलमानों को और पिटवाने का काम किया है। इनके भाषण से मुसलमान एक नहीं होता, हिंदू एक रहता। सर इसका मतलब है फाइनली आपके सर अनुसार कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के लिंक बीजेपी से हैं? बिल्कुल है। जी जी। बिल्कुल है। जी जी। अच्छा सर, लास्ट में एक क्वेश्चन और मेरा है सर। यूपी में मुस्लिमों के बड़े नेता हैं आजम खान साहब, लेकिन पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं। कई संगीन आरोप भी उन पर लगे हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, आजम खान साहब के ऊपर कोई जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है जी जी। वो खुद भ्रष्ट। जी। आप देखिए कि कितनी बार तो वो मंत्री रह चुके, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जी जी। उन्होंने काम क्या किया? एक अपने उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी में उसका नाम उन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रख दिया। जी जी। इसमें क्या बुरी बात? सर इसमें क्या बुरी बात? जी जी। ये चीज़ बुरी लगी भारतीय जनता पार्टी वालों को, उन्होंने उनको ऊपर निशान लगा दिया। अब बताइए, किताब चोरी, अंडे चोरी, मुर्गे चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, ये इन चीज़ों पर FIR ऐसे लोगों को की जाती है और इन्हें जेल बंद कर दिया जाता है। सर इनको इसलिए कराते हैं कि ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं। और जैसे अभी मैं आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी भी बोलते हैं सरकार के खिलाफ, उनका भाई उनसे भी ज़्यादा तेज बोलता जी। मगर कोई गिरफ्तारी, कोई पकड़, कोई नोटिस, कोई कुछ नहीं है। आजम खान जेल में। आदमी सब समझता है, सब जानता है। आजम खान साहब एक बहुत अच्छे आदमी है। कुंभ का मेला उनके हमारी सरकार में हुआ था इलाहाबाद में। जी हुआ था। महाकुंभ हुआ था वो। जी देश के संतों ने उन्हें मुबारकबाद दी थी कि इतना अच्छा इंतज़ाम जितना आपने किया है, मुसलमान होते हुए हमें शक लग रहा था, जो आपने इंतज़ाम किया है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने न मालूम कितने उन्हें इनाम घोषित दिए, उन्हें भेंट किए उन्होंने कि आपने काबिल तारीफ, संतों ने दिए। तो ये सब है, आदमी बहुत बढ़िया हैं, मुसलमानों के लिए बोलते हैं, देश के लिए बोलते हैं। जी जी। और कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कभी नहीं की, न भाषण किया ऐसा, मगर बदनाम ज़्यादा कर दिया गया उन्हें। बदनाम। वो बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा नेचर है,
बहुत ही सबसे मिलने जुलने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, चलते चलते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे सर, काफ़ी समय हुआ, YS न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? हम आपके चैनल से ये कहना चाहेंगे, आपसे ये कहेंगे कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आजकल की पत्रकारिता और चैनल्स को आप देखते रहिए। एंकर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं आप अपना चैनल बनाइए और आप एक न्यूट्रल बनकर काम कीजिए, जनता का विश्वास लीजिए, सच्ची खबर दिखाइए, सच्ची खबर लिखिए। आपके लिए, आपके चैनल के लिए हमारे लिए मुबारकबाद है, हमारी दुआएं हैं कि आपका चैनल आगे बढ़े और आप सेकुलर चैनल बनकर सामने आएँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये थे मेरे साथ उत्तर प्रदेश में जिला संबल विधानसभा से मौजूदा विधायक श्रीमान इकबाल महमूद जी। आगे में हम ऐसे ही नए राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से मिलते रहेंगे, करते रहेंगे उनसे संवाद, पूछते रहेंगे जनता के सवाल जनता के लिए। तो देखते रहिए YS न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।